गुड आफ्टरनून। हम लोग प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, तो आगे हम लोग बहुत कई सारे थ्योरी को कंप्लीट किए थे, उसके ऊपर क्वेश्चंस है। तो ये वाला क्वेश्चन दे रहे हैं जो कि ए आई ट्रिपल ई 2002 में आया हुआ है, तो इसको अटेम्प्ट करेंगे। तो क्वेश्चन में है कि 5 हॉर्सेज इन ए रेस। एक रेस में हमारे पास 5 हॉर्सेज हैं। मिस्टर ए एक कोई है जो सेलेक्ट कर रहा है उसमें से 2 हॉर्स को एट ए रैंडम एंड बेट ऑन देम, उस पर सट्टा लगा रहा है। तो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मिस्टर ए सेलेक्टेड द विनिंग हॉर्स। हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो यहाँ पे आंसर है। तो 2 मिनट टाइम है, इसको अटेम्प्ट करें। सर ब्लर दिखा रहा है। सही है। चलो इसका सलूशन देखेंगे। तो क्वेश्चन में है कि हमारे पास 5 हॉर्सेज हैं। अब 5 हॉर्सेज में से हम लोग को 2 सेलेक्ट करना है। तो टोटल नंबर ऑफ वे अगर हम फाइंड करें, तो हमारे पास 5 हैं, उसमें से हमें सेलेक्ट करना है 2 को। तो हमारे पास नंबर ऑफ वेज होंगे 5C2। आगे जो इवेंट दिया है कि एक कोई ए है, वो 2 हॉर्स को एट ए रैंडम सेलेक्ट कर रहा है और उन पे बेट लगा रहा है। तो ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि जो सेलेक्टेड हॉर्स है, जो ए है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो सेलेक्ट किया हो सेलेक्टेड हॉर्स है। तो इवेंट अगर हम ई डिफाइन करें तो कह पाएंगे कि इसमें से जो इवेंट होगा, इसमें एक हॉर्स ऐसा होगा जो विन कर रहा है, यानी जो इस रेस को जीतेगा वो पहले से सेलेक्ट है। तो सपोज करते हैं हमारे पास 5 हॉर्सेज 1 2 3 4 एंड यच 5 हॉर्सेज हैं। अगर कहा जा रहा है कि इसमें से जीतने वाला है वो सपोज करो 3 है, तो 3 के साथ, क्योंकि 2 सेलेक्ट करना है, तो 3 के साथ या तो हमारा 1 पहला हॉर्स सेलेक्ट हो रहा होगा, 3 के साथ दूसरा हॉर्स सेलेक्ट हो रहा हो, 3 के साथ चौथा सेलेक्ट हो रहा हो, और 3 के साथ हमारा 5वां सेलेक्ट हो रहा हो। तो इस केस में क्या होगा कि जो मिस्टर ए होगा वो कह पाएंगे कि जो रेस को जीत रहा होगा, यानी वो जो इसमें से जो हॉर्स सेलेक्ट किया, जैसे पहले वाले केस में क्योंकि 3 विन कर रहा है तो फेवरेबल टू ई होगा, इसी तरह दूसरा वाला फेवरेबल टू ई होगा, तीसरा भी फेवरेबल टू ई होगा, और चौथा भी हमारा फेवरेबल टू ई होगा। तो नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पे नंबर आएगा हमारा 4। और इसको ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं कि हमारे पास 5 हॉर्सेस थे, तीसरे जिसको विन होना है एक को हम पहले से सेलेक्ट कर रहे हैं।
जो दो मिस्टर ए सेलेक्ट कर रहा है उसमें से जो सेलेक्टेड हॉर्स है वो पहले से सेलेक्ट है। तो हमारे पास बचे 4। अब 4 में से हमें एक सेलेक्ट करना होगा। अब चारों में से कोई भी एक सेलेक्ट करेंगे, जो सेलेक्टेड जो विन कर रहा हो पहले से सेलेक्ट है, तो हमारे पास जो तरीके होंगे 4C1, यानी हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर होगा, जो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, वो बनेगा 4C1 डिवाइडेड बाई 5C1। और इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा 4 और नीचे हमारा बनेगा 5। तो जो आंसर आएगा, या 5 से 2 सॉरी, तो 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2। और इसको जब सॉल्व करेंगे 4 से 4 कैंसिल, 2 ऊपर जाएगा तो 2/5। तो हमारा जो आंसर बनेगा 2/5, यानी सी पार्ट। तो इसको अगर नोट कर चुके होंगे तो अगला क्वेश्चन आते हैं। तो अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ। 3 houses are available in a locality. Three person apply for the house houses each apply for one house without consulting तो बताना है द प्रोबेबिलिटी दैट all the three apply for the same house. इज ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है 1/9, सेकेंड ऑप्शन है 2/9, थर्ड ऑप्शन है 7/9 एंड लास्ट ऑप्शन है डी पार्ट 8/9। और IEEE 2005 का क्वेश्चन है। तो एक बार अटेम्प्ट करेंगे, इसको अपने से सॉल्व
करने की कोशिश करेंगे और आंसर फाइंड करेंगे। तो आते हैं, सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ तो हमारे पास 3 पर्सन हैं जो एक एक हाउस को सेलेक्ट करना चाहते हैं, जबकि हमारे पास अवेलेबल जो है 3 हाउस हैं। तो पहले के लिए अगर देखा जाए तो उसके पास 3 ऑप्शन होगा, या तो पहला चूज करेगा हाउस, या तो दूसरा हाउस चूज करेगा, या तीसरा हाउस चूज करेगा। तो पहले के पास 3 ऑप्शन है। इसी तरह दूसरे के लिए जब देखेंगे तो उसके पास भी 3 ऑप्शन होगा, और तीसरे के लिए देखेंगे उसके पास भी 3 ऑप्शन होगा, क्योंकि तीनों में से किसी को भी अप्लाई कर सकता है। आगे यानी टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, इतने होंगे, क्योंकि पहला भी सेलेक्ट करेगा, दूसरा भी सेलेक्ट कर रहा होगा, तीसरा भी सेलेक्ट कर रहा होगा। तो नंबर ऑफ वेज वही फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूज करेंगे। ये 3 पहले के लिए, 3 दूसरे के लिए, 3 तीसरे के लिए। तो तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे टोटल नंबर ऑफ वेज कि तीनों पर्सन कैसे हम इन तीनों हाउस को सेलेक्ट करेंगे। अब दूसरा केस वही कि सेम हाउस तीनों के लिए सेलेक्ट हो, तो निकालना है नंबर ऑफ वेज इन विच all 3 apply for same। तो अगर हमारे पास 3 हाउस है तो पहला भी कहें उसी हाउस, मतलब पहले को सेलेक्ट कर रहा है, दूसरा भी पहले को सेलेक्ट कर रहा है, तीसरा भी पहले को सेलेक्ट कर रहा है। अगर हमारे पास कह लें हाउस 1 2 3 H1 H2 H3 है, तो पहला भी H1 को सेलेक्ट कर रहा है, दूसरा भी अगर H1 को अप्लाई कर रहा है, और तीसरा भी अगर H1 को अप्लाई कर रहा है, तो ये केस होगा कि सभी H1 को अप्लाई कर रहे हैं। तो एक तरीका कि H1 को तीनों अप्लाई करें, दूसरा तरीका कि H2 को तीनों अप्लाई करें, तीसरा तरीका कि H3 को तीनों अप्लाई करें। तो यहाँ पे 3 तरीका होगा कि दोनों जो पर्सन है वो तीनों जो पर्सन है एक ही हाउस को अप्लाई करें। वही 3 तरीके होंगे, या तो पहले को तीनों अप्लाई कर रहे होंगे, या तो दूसरे को तीनों अप्लाई कर रहे होंगे, या तो तीसरे को तीनों अप्लाई कर रहे होंगे। तो इस तरह से हम कह पाएंगे हमारे पास टोटल 3 हो जाएगा। तो हमें जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो किसके बराबर होगा, 3/3 इंटू 3 इंटू 3। वही फेवरेबल टू इवेंट हमारा जो होगा 3 होगा, और टोटल आउटकम जो होगा ये होगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा 1/9। तो इजी हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है दिख रहा है 1/9 आएगा।
तो कॉन्सेप्ट परमुटेशन कॉम्बिनेशन का लगेगा जब हम काउंटिंग को कर रहे होंगे। जैसे यहाँ पे जो काउंट करना था हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन यूज किए, और यहाँ भी परमुटेशन का कॉम्बिनेशन का वही सेम। यहाँ पे प्रोडक्ट वाला यूज हुआ है, एडिशन के लिए यूज होगा कि पहले पे सभी अप्लाई करें, या तो दूसरे पे सभी अप्लाई करें, या तो तीसरे पे सभी अप्लाई करें। तो तीनों केस में अलग अलग है, और तो ऐड होके वही 3 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ वेज 3 आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है ए पेयर ऑफ डाइज is thrown independently three times. क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी of getting a score of exactly exactly 9 twice is given by, फर्स्ट ऑप्शन है 8/7 to 9, बी पार्ट है हमारा 8/243, सी पार्ट है 1/7 to 9, एंड डी पार्ट है हमारा 8/9। ये क्वेश्चन ये IEEE 2007 का है। तो IEEE और मेंस जो होता है, IIT मेंस होता है, दोनों सेम टाइप के, सेम लेवल के होते हैं। तो पहले IEEE नाम से होता था, अब उसी को कन्वर्ट करके मेंस, IIT मेंस हो रहा है। तो ये लेवल सेम है क्वेश्चन का, उसको भी देख सकते हैं। तो सॉल्यूशन पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि जब पेयर ऑफ डाइस को थ्रो किया जाएगा तो स्कोर जो बन रहा है 9, यानी जो पेयर ऑफ डाइस है दोनों पे जो अपीयर हो रहा है दोनों का सम 9 हो रहा है। तो अगर हम केसेस लें तो कह पाएंगे अगर 3 एक पे अपीयर हो रहा है तो दूसरे पे 6 अपीयर होगा, तब हमारे पास 9 आएगा। इसी तरह इसका उल्टा कि पहले पे अगर 6 हो रहा है तो दूसरे पे 3 होना पड़ेगा। और ऑप्शन बनेगा पहले पे अगर 4
बन रहा है तो दूसरे पे 5, और इसका उल्टा अगर पहले पे 5 है तो दूसरे पे हमारा 4 होगा। और किसी के लिए भी ऐड करने में हमारा 9 नहीं बनेगा, तो हमारे पास 4 ऐसे तरीके होंगे जब कह पाओगे ऐड करने पे हमारा 9 आएगा। तो क्वेश्चन एग्जैक्टली कह क्या रहा है उसके आधार पे हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो अगर पेयर ऑफ डाई को 3 टाइम थ्रो किया जा रहा है तो टोटल आउटकम हम निकालेंगे। अब टोटल आउटकम कितना होगा, क्योंकि अगर एक बार पेयर ऑफ थ्रो किया जाता डाइस के, तो क्योंकि एक डाई पे 6 होते हैं तो 2 अगर साथ थ्रो किए जाएंगे तो 36 होगा। तो पहले के लिए 36, दूसरा 3 बार थ्रो किया जाए, दूसरी बार जब थ्रो किया जाएगा, क्योंकि पहली बार भी थ्रो किया जाना है, दूसरी बार भी किया जाना है, तीसरी बार। पहली बार जब थ्रो करेंगे तो हमारे पास 36 ऑप्शन मिलेगा टोटल में। फिर दूसरी बार जब करेंगे तो यहाँ भी 36 मिलेगा, और तीसरी बार भी हमारा 36 मिलेगा। तो टोटल हमारा ये बनेगा। आते हैं फेवरेबल आउटकम पे। फेवरेबल आउटकम तो कह रहा है एग्जैक्टली 2 टाइम ट्वाइस क्या हो, ऐड करने पे 9 आए। तो ऐसे भी सोच सकते हैं, हमारे पास 4A हैं, इनमें से अगर कोई आ रहा होगा तो ऐड करने पे 9 बन रहा है, और जितना हमारा बचेगा, क्योंकि ये 4 हो गया तो हमारे पास बचे 32। तो 32 में से कोई भी अगर मतलब कोई भी अपीयर होगा या सेलेक्ट होके आता है तो कह पाएंगे स्कोर उसका 9 नहीं कुछ और होगा। तो इसमें से कोई सेलेक्ट होता है तो कह पाएंगे स्कोर 9 नहीं बनेगा, इसमें से सेलेक्ट होता है तो स्कोर हमारा 9 बनेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है एग्जैक्टली 2 स्कोर हमारा ऐसा हो, तो कह पाएंगे कि हमें 4 में से सेलेक्ट करना है 2 को इसमें से, और जो बचे हैं 32 उसमें से हमें एक सेलेक्ट करना है। तो कितने तरीके से हम 4 में से सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर जो बचे हमारे 32 होंगे उसमें से एक हम सेलेक्ट किस तरह कर सकते हैं, तभी हमारे पास एग्जैक्टली 9 का कॉन्सेप्ट बनेगा। तो इसको अगर सॉल्व करें तो हमारा बनेगा 4 × 3/2, और यहाँ पे हमारा 32। तो ये हमारा नंबर आएगा, और रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो बराबर होगा वही 4 × 3, और इसको अगर कैंसिल करें तो हमारा 16 हो जाएगा। तो इंटू 16 डिवाइडेड बाई 36 × 36 × 36। तो इसको सॉल्व करेंगे एक बार। यहाँ से 4 कैंसिल होगा 9,
यहाँ से एक 4 कैंसिल होगा 9, और एक 4 और कैंसिल होगा तो 9, और यहाँ से एक 3 कैंसिल होगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3, तो बनेगा 1/9 इंटू 9 इंटू 1। 3 सॉरी। तो यहाँ पे आ रहा है हमारा 1/243, ऑप्शन में है नहीं। चलो इसको फिर से एक बार करना, अपना होमवर्क
देखना कैसे आंसर क्या बनेगा। कॉन्सेप्ट से तो आंसर 1/243 आ रहा है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, इवेंट्स ए और बी। तो अगर हमारे पास दो इवेंट हैं, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवेंट ए और बी। तो या तो जो हमारा आउटकम होगा ए में होगा या तो बी में होगा। तो कह पाएंगे हमें निकालना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का। अब इसके लिए फॉर्मूला, क्योंकि हम सेट थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि ए यूनियन बी अगर निकालना है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन यूनियन बी में होगा जो वो इक्वल होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस टाइम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो सेट थ्योरी में हम पढ़े हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट अगर ए यूनियन बी फाइंड करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर इस इक्वेशन को हम नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दें तो यहाँ बनेगा ए यूनियन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस इज इक्वल टू, यहाँ भी डिवाइड करेंगे एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, और यहाँ भी हमारा एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। तो पहला हमारा जो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगा, और दूसरा हमारा आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस जो हमारा ये वाला पार्ट है बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस यहाँ पे हमारा होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हमें याद रखना है वाला फॉर्मूला कि अगर दो सेट के लिए ए और बी के लिए कॉन्सेप्ट बनाना होगा तो हम कह पाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होगा। और इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ तो कह पाएंगे, ये हमारा पहला था, दूसरा हमारा बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स ए एंड बी। तो इसके लिए जो फॉर्मूला आएगा, हम इसको इस साइड ले जाएंगे और इसको उधर ले जाएंगे, क्योंकि ए एंड बी का मतलब होता है ए एंड बी दोनों में जो है कॉमन हो, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हम निकाल रहे होंगे। ये इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो इस तरह अगर कॉन्सेप्ट होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो इसको नोट कर लो, ये इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अब क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हम ये वाला कॉन्सेप्ट वही लगाएंगे।
तो इसको नोट कर लेंगे, दोनों मेन फॉर्मूले हैं। तो कभी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए और बी जब निकालना होगा तो हमें निकालना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और जब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए एंड बी निकालना होगा तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना होगा। तो जिसके लिए फार्मूला यही सेट वाले थ्योरी से हम फाइंड किए हुए हैं, तो याद हो जाएगा आसानी से। तो आगे चलो क्वेश्चन करेंगे इस पे। क्वेश्चन है ए एंड बी आर इवेंट्स such that probability of A union B is given 3/4. Probability of A intersection B is given 1/4. comma probability of A complement ये दिया हुआ है 2/3. Then probability of A not A complement intersection B, ये हमें फाइंड करना है। या इज क्या होगा, ऑप्शन दिया हुआ है ए पार्ट 5/12, बी पार्ट 3/8, सी पार्ट 5/8 और डी पार्ट 1/4। देखेंगे सेट थ्योरी पे बेस्ड है। अगर हमारे पास दो इवेंट ए और बी है और इस तरह कुछ है फॉर्म, सेट इवेंट ए इवेंट बी, और हमारा पूरा ये जिसमें बना है वो सैंपल स्पेस है, यस। तो आते हैं जो हमारा नॉट ए इंटरसेक्शन बी, बी के साथ हम इंटरसेक्शन लेंगे नॉट ए का, जो ए के बाहर हो, यानी हमारा जो इंटरसेक्शन बनेगा ये वाला पार्ट बनेगा, यानी यही वाला पार्ट हमारा क्या होगा, नॉट ए इंटरसेक्शन बी, यानी बी और ए कॉम्प्लीमेंट में जो कॉमन बनेगा, यानी ये वाला पार्ट। तो हमें इस पार्ट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसको अगर हम लिखना चाहें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी को, तो लिख सकते हैं सेट बी में से हम सब्ट्रैक्ट करें माइनस ए इंटरसेक्शन बी को। तो बी में से अगर, क्योंकि बीच वाला हमारा ए इंटरसेक्शन बी है, उसको जब बी में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बी में से पूरा जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो बचेगा ये वाला पार्ट होगा। तो हमारे पास ये वाला फॉर्म बना। तो कह पाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी जो होगा वो बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के। तो हमें जो फाइंड करना है, ये वाला फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और इसकी वैल्यू गिवन, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नहीं पता है, तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पहले फाइंड करेंगे।
क्योंकि गिवन है उसका यूज करेंगे हम पहले। हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पहले चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर हम यूज करें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू पता है, एक कॉम्प्लीमेंट के लिए प्रोबेबिलिटी की वैल्यू पता है। तो इसके यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी या ए कॉम्प्लीमेंट, तो इसके यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट पहले इसके यहाँ पे, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो देखेंगे हमारे पास इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, बस हमें ये फाइंड करना है। तो हम पुट कर लेंगे, तो इसके यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू दी हुई है 3/4, 1 माइनस ए कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 2/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें फाइंड करना है माइनस ये वाला पार्ट, तो इसकी वैल्यू दी हुई है 1/4, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4। चलो सॉल्व करेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो ऐड हो जाएगा, तो इसको जब इधर करेंगे ऐड होगा तो 1 के बराबर आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा आएगा यहाँ बी की प्रोबेबिलिटी चलो सॉल्व करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस यहाँ पे सॉल्व होके आएगा 1/3, और इसको जब इधर ले जाके सॉल्व करेंगे तो 1, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालने जाएंगे तो 1 में से हमारा 1/3 सब्ट्रैक्ट होगा तो आ जाएगा 2/3, और यहाँ वैल्यू हम रख के सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हमारा 2/3 और माइनस इसकी वैल्यू दी हुई है 1/4, तो सॉल्व करेंगे 4 × 2 8 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 × 4, तो यहाँ से हमारा सॉल्व होके आएगा 5 और यहाँ पे 12, तो जो आंसर बनेगा 5/12, यानी फर्स्ट पार्ट हमारा आंसर होगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, पहले हम डायग्राम बना लेंगे और देखेंगे हमें क्या चीज़ निकालना है, क्योंकि हमें ये फाइंड करना है, तो यहाँ पे देखेंगे ये वाला पार्ट बस हमारे पास है फाइंड करने के लिए। तो इसको अगर लिखना है सेट फॉर्म में क्या लिखेंगे, सेट बी माइनस इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी का, तो पूरे बी में से जब ए और बी का इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा ये वाला पार्ट यानी ए मिल जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें इसी का प्रोबेबिलिटी निकालना था। प्रोबेबिलिटी इसकी किसके बराबर हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के, क्योंकि सेम वही फॉर्मूला करेंगे हम, किसको क्या, सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट को डिवाइड करेंगे, वही सबका नंबर ऑफ एलिमेंट रखेंगे, डिवाइड करेंगे तो यही फॉर्म आएगा। तो क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए और यहाँ पे क्योंकि गिवन नहीं है, लेकिन और सारे इन्फॉर्मेशन से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इस तरह हम निकाल लेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, उसके बाद सभी की वैल्यू जो गिवन है। अब यहाँ क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, लेकिन हमारे पास जो गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, तो ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, और उसके बाद जब देखेंगे तो हमें इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल पाएंगे यहाँ से। तो निकाला गया वही, और वहाँ पे पुट करके हम सॉल्व कर लिए हैं।
तो नोट कर सकते हो इसको। तो प्रोबेबिलिटी में जो 11th का पार्ट है लगभग सब चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं थ्योरी में। तो प्रोबेबिलिटी आगे जो हमारा 12th में है आगे हम लोग अगले साल करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक था यहाँ पे इसको हम लोग थोड़ा समझ चुके हैं। तो यहाँ पे आज हम प्रोबेबिलिटी के जो और से टॉपिक हैं उसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। जब प्रोबेबिलिटी ये 2 शुरू होगा जो 12th के लिए है। तो प्रोबेबिलिटी का ये वाला पार्ट 11th वाला यहाँ पे क्लोज हो रहा है और कल से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो वहाँ पे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन और सर्कल फिर कोनिक सेक्शन इन सबको हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और आज का बस यहीं तक। ओके, थैंक यू।